सुधीर सर, कल ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने 109 क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज़ को लॉन्च किया है। तो बताइए, ये क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, वो क्लाइमेट चेंज क्या है और किसकी वजह से ये हो रहा है कि हमें ऐसी वेराइटीज़ का इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत आज हो रही है। रोहितास जी, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उस ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन की वजह से जो अर्थ का मीन टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस पिछले डिकेड में बढ़ गया है। उसकी वजह से बहुत सारे आप एबनॉर्मलिटीज़ देखते हो, जैसे आप अभी देख पा रहे हो कि मॉनसून का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, अब वो बारिश राजस्थान में, जैसे हमारे गांव में बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो वो एक एबनॉर्मलिटी है और वो हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब यहाँ एग्रीकल्चर का रोल इसलिए आता है क्योंकि जैसे हम राइस फील्ड में अभी खड़े हैं, तो राइस फील्ड जो टोटल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है उसका 18% एग्रीकल्चर के थ्रू आता है, और उसका जो 18% जो टोटल एग्रीकल्चर से आ रहा है उसमें मेजर पोर्शन है एक लाइव स्टॉक का और दूसरा राइस फील्ड का। राइस फील्ड से आप ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एनारोबिक कंडीशन, जैसे आप फ्लडेड कंडीशन देख सकते हो, उस फ्लडेड कंडीशन में क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा और एनारोबिक कंडीशन की वजह से CO2 गेट कन्वर्टेड इनटू मीथेन, जो कि CH4। अब वो जो CH4 है वो एनवायरनमेंट में जाती है और ग्रीन हाउस पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन का 25 होता है। मीन्स एक CO2 मॉलिक्यूल का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है 1 और मीथेन का होता है 25। मीन्स 25 CO2 मॉलिक्यूल जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन पोटेंशियल रखते हैं उतना एक मीथेन मॉलिक्यूल रखता है। तो इस वजह से इतना ज़्यादा मीथेन एमिशन हो रहा है और उस वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम करे और इस प्रॉब्लम को फेस करने में हमें हेल्प करे, इसलिए ये वेराइटीज़ को रिलीज़ किया गया। श्योर, जैसा कि सुधीर सर ने बताया कि जो हमारे राइस के अंदर जो फ्लडेड कंडीशन होती है उसकी वजह से क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन हो जाती है और हमारे मीथेन का एमिशन होता है और उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो सुधीर सर, जैसा कि इसके लिए एक डायरेक्ट सीडेड जो राइस मेथड है, क्या वो बेनिफिशियल है, उसको आप थोड़ा बताइए। हाँ जी, देखो, डायरेक्ट सीडेड राइस में एनारोबिक कंडीशंस मेंटेन नहीं होएगी और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मीथेन एमिशन है उसमें रिडक्शन होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वाटर जो प्रॉब्लम, अपन कहते हैं कि 1 kg राइस बनाने के लिए आपको 5000 लीटर वाटर चाहिए, तो अगर आप डायरेक्ट सीडेड राइस का यूज़ करते हो तो वो 40% तक रिड्यूस हो सकता है, पहली चीज़। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आती है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कम होते हैं और जो आपकी एक लॉन्ग टर्म में देखें तो फार्मर की जो इनपुट कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होती है। श्योर, और मैं आपको बता दूं, जो मीथेन का एमिशन होता है हमारे राइस की फील्ड से वो 3 तरीके से होता है। पहला होता है वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट से, दूसरा होता है इबुलिशन और तीसरा डिफ्यूजन। जो इसके अंदर वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है उसका 90% से ज़्यादा मीथेन एमिशन उसी से होता है। उससे कैसे होता है कि जो हमारा राइस होता है उसका वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे ही मीथेन का प्रोडक्शन होगा नीचे फ्लडेड कंडीशन के अंदर, जो हमारा रिड्यूस जोन होगा उसके अंदर, उसके बाद में उसके वेस्कुलर सिस्टम से वो ऊपर आएगी और एरेनकाइमा टिश्यू से निकल जाती है। और उसके अलावा इवोल्यूशन का मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा पानी से बुलबुले टाइप में निकलते हैं, उसकी वजह से कुछ एमिशन होता है, और कुछ जो एमिशन होता है हमारा वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू मीथेन का एमिशन होता है। और अगर हम कंपैरेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपकी कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती है। पहली हो गई आपकी CO2 सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरी मीथेन, तीसरी होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड भी एक इंपॉर्टेंट हमारी गैस होती है जो हमारा डीनाइट्रिफिकेशन होता है उसके थ्रू रिलीज होती है। तो सुधीर सर, थोड़ा डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में बता दीजिए। डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब आपका लेट से NO3 है, नाइट्रेट फॉर्म में, अगर आपका नाइट्रोजन, आपने कुछ फर्टिलाइजर दिया, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ मतलब फीड चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एनारोबिक कंडीशंस आपने दे दी, NO3 है आपके पास, तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, नाइट्रेट में जो NO3 है उसको कंज्यूम कर लेंगे, तो वो NO2 बन जाएगा, फिर और कंज्यूम कर लेंगे, फिर N2O बन जाएगा, और ऐसे करते करते वो NO3 को N2 तक पहुंचा देंगे क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए, और N2 क्या करेगी, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी, और वो ग्रीन हाउस, और वो क्या उस प्रोसेस को ही, मतलब NO3 से N2 बनना, इसी प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसमें डीनाइट्रिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं और ये सारे जो होता है वो कम्प्लीटली, ये अपने एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कि टेम्परेरी लॉस हो सकता है नाइट्रोजन का। हाँ श्योर, ये हमारी नाइट्रस ऑक्साइड जो हो गई गैस, उसके बारे में बताया कि डीनाइट्रिफिकेशन से कैसे रिलीज होती है। एक ये क्वेश्चन आता है। उसके अलावा आता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से, कि CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 होता है, उसके अलावा जो हमारा मीथेन होता है उसका 25 होता है,
उसके अलावा हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का। तो नाइट्रस ऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है हमारा 298। ओके, तो ये कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको याद रखिएगा, ये बहुत एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा वाटर वेपर जो होता है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस ही होती है, बट वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाती है, इसलिए हम उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। उसके अलावा मैं दोस्तों आपको एक और फैक्ट बताता हूँ कि जैसे क्यों जो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है वही ग्रीन हाउस गैस है और जो नाइट्रोजन है गैस वो ग्रीन हाउस गैस क्यों नहीं है? अगर नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस होती वो तो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% प्रेजेंट है, वो तो होती तो हमारी तो अर्थ का टेम्परेचर कभी कम ही नहीं होता। ओके, तो उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो ग्रीन हाउस कोई भी गैस होती है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। हमें पता है कि सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में आती है, उसके बाद में जैसे ही वो अर्थ सरफेस पे टकराएगी उसके बाद में वो लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में जाती है सुधीर सर। उसके बाद में क्या होता है कि जब वो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में जाएगी तो वो मॉलिक्यूल से जाके टकराती है, बट जो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो सिमेट्रिकल होता है, मींस उसके जो अटैच्ड होते हैं जो हमारे मॉलिक्यूल वो सेपरेट नहीं होते हैं। जब इंफ्रारेड रेडिएशन टकराएगी तो उन बॉन्ड के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं आएगा, और अगर हम उनको कट करते हैं तो वो सिमेट्रिकल फॉर्म में ही कट होगी। बट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई हमारी गैस या फिर हमारी मीथेन हो गई, इनके अंदर क्या होता है कि जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन उन बॉन्ड से टकराएगा तो उनके बीच में स्ट्रेचिंग हो जाएगी। स्ट्रेचिंग होने की वजह से क्या हो जाएंगे, वो एसिमेट्रिकल हो जाएंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई। एसिमेट्रिकल होने के बाद में क्या होगा कि जब उनको अगर हम कट करते हैं तो वो क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, और वही जो गैसेज होती है जो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। जितनी भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो एसिमेट्रिकली डिवाइड होती है, और जो नहीं होती है जैसे नाइट्रोजन, हमारी ऑक्सीजन हो गई, हीलियम हो गई, आर्गन हो गई, ये भी प्रेजेंट है, बट ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है बिकॉज ये सिमेट्रिकल होती है आफ्टर इंफ्रारेड रेडिएशन के एब्जॉर्ब करने के बाद में भी। ओके, और दोस्तों इसी को हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते हैं, बिकॉज जो हमारा ग्रीन हाउस होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो रेडिएशन आती है वो तो पेनिट्रेट कर जाती है हमारे ग्रीन हाउस में, बट वापस से नहीं जा पाती है। मतलब क्या हो गया, ओवरऑल टेम्परेचर को वो इंक्रीज़ करते हैं, और हम उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे विंटर्स के अंदर भी हम समर्स की जो हमारी जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको उसमें ग्रो कर लेते हैं, और उसी के प्रिंसिपल पे इसका नाम हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और वही क्या कोज करता है फाइनली, ग्लोबल वार्मिंग। अगर वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कंप्लीटली गलत भी नहीं है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारे अर्थ का आज टेम्परेचर होता दोस्तों -18 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी एवरेज टेम्परेचर 14 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता, मतलब रिड्यूस हो जाता वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। तो आज हमने यही बात की कि किस प्रकार से मीथेन हमारी रिलीज होती है एनारोबिक कंडीशन से, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कैसे रिलीज होती है, किसका क्या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर कंपिटिटिव एग्जाम के तरीके से देखेंगे तो उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज दिस इज ट्रेंडिंग। वीडियो है ना, इसमें से कम 7-8 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, राइट फ्रॉम ग्रीन हाउस इफेक्ट टू ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सारे एग्जाम्स में जनरल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा। सर एंड करते हैं, मेरा हाथ दूसने लग गया हमारे पास। देखो ये जो मैटर नहीं करता है कि आप वीडियो कैसे शूट कर रहे हो, मैटर ये करता है कि वीडियो में कंटेंट क्या जा रहा है सुधीर सर। और हमारे साथ जब सुधीर सर मौजूद है तो फिर कंटेंट की तो हम क्वालिटी की बात ही ना करें तो ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम फील्ड में आकर इसलिए प्रोवाइड करते हैं आप कनेक्ट कर पाए रियलिटी में। कोई भी रूम में बैठ के कोई भी बता देगा, पीपीटी लाकर कोई भी बता देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उससे आप कनेक्ट हो पाए। आप जब प्रैक्टिकली कनेक्ट होंगे तभी आप चीज़ को समझ पाएंगे और हम इसको करेक्ट कर पाएंगे। और भी मीथेन एमिशन पे बहुत काम हो रहा है। अभी एक बैक्टीरिया को भी ऐसा खोजा गया है जो कि जो मीथेन का एमिशन होता है उसको भी वो मतलब मीथेन को फीड करता है। तो मतलब हो सकता है अभी आने वाले टाइम में और ऐसे रिसर्च होंगे और कुछ अच्छा निकल के आता है तो हमारे इंडिया के लिए भी वो एक प्राउड की बात है। और हम चाहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे ये इशू है तो उसको इंडिया अगर सॉल्व आउट करता है तो वो बहुत ही हमारे लिए प्राउड की बात होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।